हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटीज एट 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 5, जिसका नाम है थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले हमने इब्न बतूता और उनकी बुक रहला के बारे में सारा कुछ पढ़ा था कि किस तरह से इब्न बतूता ने अपनी बुक रहला में इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या कहा है। ठीक है, पूरा का पूरा उसको डिस्क्राइब किया। क्लियर? फिर उससे पहले हमने किया था कि अल बरूनी ने अपनी बुक किताबुल हिंद में किस तरह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट सोसाइटी को डिस्क्राइब किया है। तो जाकर के ये दोनों टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आज जो हम ये टॉपिक करने वाले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए चलना है, क्योंकि इस बार आपके अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो काफी ज्यादा पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और यही काम आने वाले आपके सीयूटी एग्जाम में भी। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बर्नियर एंड द डीजेनरेट ऑफ ईस्ट। किस तरह से बर्नियर ने, देखो अलग अलग ट्रैवलर्स के अलग अलग ओपिनियन थी। ठीक है, किस तरह से उन्होंने इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब किया है। तो कहते हैं ना कि सभी की थिंकिंग अलग अलग होती है। तो जैसे इब्न बतूता की बात करें कि इब्न बतूता ने इंडियन सोसाइटी को किस तरह से डिस्क्राइब किया है, क्या क्या चीजें उन्होंने देखी, तो सारी अपनी बुक में लिखा और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अल बरूनी ने भी अपने 80 चैप्टर्स में, यानी कि जो बुक थी उनकी किताब उल हिंद, उसमें 80 चैप्टर्स में किस तरह से इंडियन सोसाइटी के हर एक चीज को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो अब इसी तरह से जो है अब हम बात करने वाले हैं फ्रैंकिस बर्नियर की, जो कि इंडियन सोसाइटी के बारे में किस तरह से अपनी थिंकिंग रखता था, कैसे विचार रखता था इंडियन सोसाइटी के बारे में, वो चीज हम करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले कंपेयरिंग ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो बर्नियर ने क्या कहा, क्योंकि बर्नियर जो था, ठीक है, बर्नियर जो था वो एक फ्रांस का निवासी था। ठीक है, बर्नियर जो था वो फ्रांस का ट्रेवलर था। ठीक है, अब फ्रांस में जैसे उन्होंने चीजें देखी अपनी सोसाइटी में, जैसे जो जहां पर रहता है उसको ज्यादा चीजें वहां की पता होती है। तो इस तरह से बर्नियर ने देखा कि हमारे यूरोप में, ठीक है, मतलब वेस्ट साइड में कितना अच्छा अच्छा सब कुछ हो रहा है और इधर ईस्ट साइड में कितना कुछ उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पर ईस्टर्न साइड की बात की गई है, यानी कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात की है कि किस तरह से बर्नियर ने अपने यहाँ यूरोप यानी कि वेस्ट को ईस्ट के साथ कंपेयर किया है। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे कि बर्नियर ट्रैवलर क्या कह रहा है कि बर्नियर्स ट्रैवलर सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया। देखो हर ट्रैवलर जो है वो अलग अलग कंट्री में ट्रैवल करके आता है। ठीक है, तो ऐसे ही बर्नियर ने भी बहुत सारी जगहों पर ट्रैवलर किया था और जब ये इंडिया आता है, बर्नियर ट्रैवल टू द सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया आकर बहुत सारे इंडियन पार्ट्स को ट्रैवल करता है, जाकर इंडियन के बहुत सारी जगह पर जाता है, वहां से चीजों को एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद हर रोट अकाउंट व्हाट ही सा एंड कंपेयर देम विद द सिचुएशन इन यूरोप इन द जर्नल इन जर्नल एंड फ्रांस इन द पर्टिकुलर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखो यहीं पर यही बात आ गई ना कि किस तरह से वो जनरली, ठीक है, किस तरह से उसने ईस्ट को वेस्ट के साथ में कंपेयर किया। तो जनरली तो कंपेयर किया, खास करके अपने फ्रांस के बारे में उसने अपनी सोसाइटी को इंडियन सोसाइटी के साथ में कंपेयर किया है। ठीक है, अब वो कंपैरिजन क्या क्या होता है देखना। ही डेडिकेटेड हिज बुक। अब पहले तो अब आप ये सोच रहे होगे कि मैडम ने बर्नियर के बारे में तो बताया नहीं कि बर्नियर कौन था, फ्रैंकिस बर्नियर कौन था, ये सारी चीजें अभी मैं बताऊंगी आकर के। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ट्रैवलर तो था ही, और ट्रैवलर क्या करते थे, ट्रैवलॉग्स लिखा करते थे। उस ट्रैवलॉग्स में जहां जहां पर उन्होंने विजिट किया, जहां जहां पर उन्होंने ट्रैवलिंग की, वहां पर एक्सपीरियंस गेन करके वो अपनी बुक में लिखते थे। जो भी उन्होंने वहां पर कुछ देखा तो सारी चीजें अपनी बुक में लिखा करते थे। तो क्या किया कि ही डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग टू लुइस 16। अब ये लुइस 14 कौन था, सॉरी लुइस 14, अब ये लुइस 14 कौन था, ये फ्रांस का रूलर था। ठीक है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ना, लुइस 16 के टाइम में फ्रांसीसी जो है वो क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, किस तरह से लोगों ने उसको बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, तख्ता पलट दिया था, किस तरह से वहां पर एक रिपब्लिकेशन आता है, तो वो सारी चीजें पढ़ी थी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लुई 14 की बात हो रही है, तो लुई 14 को स्पेशल यहाँ पर अपनी एक बुक लिख करके जो है वो अपने रूलर को देता है। ठीक है, फ्रांस का तो था ये ट्रैवलर। ठीक है, तो ही डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग, जो अपनी मुख्य बुक थी, जो अपनी मेन बुक थी, उसने खुद पर्सनली जाकर के और अपने रूलर को देता है। ठीक है, जिसका नाम था लुई 14 एंड मेनी ऑफ हिज अदर वर्क्स वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर टू द इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर्स एंड द मिनिस्टर। बाकी देखो बुक तो उन्होंने दी, ठीक है, पर्सनली बुक दी, और एक कहते हैं ना कि किसी
किसी रूलर को या किसी को भी अपने खास को कोई चीज बहुत ज्यादा खास गिफ्ट की जाती है तो उनसे उनका जो बॉन्डिंग होती है ना, उनका रिलेशन जो होता है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब लुई 16 को उनकी बुक दी गई, मतलब बर्नियर ने अपनी बुक दी, ठीक है, स्पेशल मेजर राइटिंग की दी कि उसने जो चीजें, जो मेन चीजें वहां पर ऑब्जर्व करी उसको एक बुक में लिखा और उसको प्रेजेंट किया किसको, लुई 14 को, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि लुई 14 बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, ठीक है। अब वो बर्नियर को स्पॉन्सर करने लगता है। तो किस तरह से बर्नियर की और लुई 16 की एक बॉन्डिंग बन जाती है। साथ में जितने भी लुई 14 के जो बाकी ऑफिसर्स थे कि किस तरह से उन्होंने उसकी बुक को, ठीक है, उनको बुक तो बाद में मिली लेकिन उनको कैसे जाना कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बर्नियर ने क्या लिखा है, तो वो उनको पता चलता है कुछ लेटर से, किस तरह से वो बर्नियर से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वो लेटर से, ठीक है, और उनके बताए हुए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फ्रॉम द लेटर टू द इन्फ्लुएंसर ऑफिसर एंड द मिनिस्टर, और उनके बताई हुई चीजें, तो इससे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं कि बर्नियर ने बताया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गया था, वहां पर ये चीजें होती हैं, तो उनको वर्बली भी बताया गया था, लेटर्स के थ्रू भी बताया गया। तो बहुत सारे मिनिस्टर जो है वो इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और लुई 14 तो हो ही गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, ही डिस्क्राइब द सिचुएशन इंडिया एज नॉट होपफुल। उसने क्या कहा, जितना तुम होप रख रहे हो ना कि इंडिया में जाकर हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बेकार है सब, ठीक है। देखो यहां पर क्या कह रहा है, ही डिस्क्राइब द सिचुएशन इन इंडिया एज नॉट होपफुल। जितनी उम्मीद रख रहे हो उतनी उम्मीद मत रखो, मतलब उम्मीद से बहुत कम है वहां पर अपॉर्चुनिटीज, एंड नॉट सो एनकरेजिंग कंपेयर टू द डेवलपमेंट इन यूरोप, ठीक है। और यहां पर बताया गया कि किस तरह से यूरोप में जो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना, वो इंडिया में जाकर बहुत ही ना के बराबर मिल रही है। तो किस तरह से अपने विचार, अपनी थिंकिंग जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में रखता है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में बर्नियर था, ठीक है। तो कई बार 1 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है कि बर्नियर कौन था। फ्रैंकिस बर्नियर वाज अ डॉक्टर। देखो पेशे से क्या था ये, प्रोफेशनली क्या था ये, एक डॉक्टर था, फिजिशियन था जिसको बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर की जगह अगर फिजिशियन भी लिखा आ जाए तो आप गलती मत कर देना, ठीक है। सो पॉलिटिकल फिलोसफर भी था, ठीक है। डॉक्टर फिजिशियन के साथ साथ में एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी था और हिस्टोरियंस भी था, ठीक है। कहाँ का था ये ट्रैवलर कहाँ का था, फ्रांस का। तो याद रख लेना, फ्रैंकिस बर्नियर जो था, फ्रैंक से जो है फ्रांस, ठीक है, वो भी एफ से स्टार्ट होता है, तो ये भी एफ से। तो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक बना लेना कि किस तरह से जो है इसको रिलेट करना है या मैच करना है, राइट, इसकी कंट्री से। तो ये फ्रांस का ट्रैवलर था। ही केम टू मुगल एम्पायर। वो कब आता है, जब इंडिया में मुगलों का रूल चल रहा था, ठीक है, मुगल रूल कर रहे थे। तो ही केम टू मुगल एम्पायर इन सर्च ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड, तो वो किसकी तलाश में आता है, अपॉर्चुनिटी की तलाश में। अब सोचने वाली बात यह है कि उसको भी तो कहीं ना कहीं से पता चला होगा कि इंडिया में जाकर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती है, ठीक है। तो इसी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, काम की तलाश में वो इंडिया आता है कि मैं इंडिया जाकर के बहुत अच्छा जो है वो काम करूंगा, ठीक है। लेकिन जब वो यहां पर रह करके चीजें एक्सपीरियंस करता है तब कहता है कि इंडिया में बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं है, मत जाओ, ठीक है, दूसरों को एडवाइस करता है। तो इन सर्च ऑफ, अब क्वेश्चन आता है कि ये फ्रैंकिस बर्नियर इंडिया क्यों आया था, अपॉर्चुनिटी की तलाश में, ठीक है। एंड ही वाज इन इंडिया बिटवीन द 1556 टू 1668, और ये इंडिया में कब से कब तक रहता है, 1556 से लेकर के और 1668 तक। तो इतने साल तक ये इंडिया रहता है, ठीक है। ही वॉज, तो ये कितना हो गया, इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है, कितना ईयर हो गया, ठीक है, कितने ईयर तक रहता है, कई बार यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया ये 1668 टू 1665, ठीक है, 1656, ठीक है। तो पूरे कितना रहता है, ये पूरे 12 इयर्स रहता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बर्नियर कितने साल तक इंडिया रहा, तो कितने साल तक, 12 साल तक, ठीक है। उसके बाद ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड, वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड था किससे, मुगल कोर्ट से। क्यों एसोसिएटेड था, क्योंकि मुगल कोर्ट में वो एज अ जो है वो क्या साइंटिस्ट एज अ काम करता था। ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द, साथ साथ में बताया जाता है कि एक बार दारा शिकोह जो कि शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, वो बहुत बीमार हो जाता है ना, बहुत उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो शाहजहां ने दूर दूर से वैद्य हकीम बुलाए, लेकिन वो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहे थे, कोई भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा था ठीक से, और उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, ठीक है। तो शाहजहां ने सुना कि ये बहुत ही अच्छे फिजिशियन है, ठीक है, इन्होंने बहुतों को जो है बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक
ठीक कर दिया गया। तो इनको दरबार में बुलाया गया, इनको कोर्ट में बुलाया गया और कहा कि तुम मेरे बेटे को ठीक कर दोगे, उसका ट्रीटमेंट कर दोगे, तो जो है मैं तुम्हें बहुत बड़ी पोस्ट दूंगा, ठीक है, और बहुत सारा साथ में तुम्हें इनाम भी दूंगा, ठीक है। अब ये उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं और फाइनली क्या होता है कि दारा शिकोह बिल्कुल सही हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और अपनी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, अपनी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग शाहजहां ने लेटर द वर्क एज द इंटेलेक्चुअल एंड द साइंटिस्ट विद द डैनिश मुकंद, ठीक है, खान एंड अमेरिकन नोबल एट द मुगल कोर्ट। और फिर क्या कहता है कि मुगल कोर्ट में ये दानिश खान के साथ में एज अ साइंटिस्ट वहां पर रिक्रूट हो जाते हैं और वहां पर जो भी साइंटिफिक तरीके से जितनी भी चीजें होती थी वो सारी इसके अंडर में होती थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर कि पब्लिशिंग द बर्नियर्स वर्क, ठीक है। अब ये पब्लिशिंग वर्क्स क्या होता है, जो भी इसने अपनी बुक्स लिखी ना, ठीक है, जो भी बर्नियर ने अपनी बुक लिखी वो किस किस तरह से फ्रांस में, बाकी की कंट्री में, इंग्लैंड में किस किस तरह से वो पब्लिश होती है, क्या क्या चीजें उनको फेस करनी पड़ी जब पब्लिशिंग के दौरान, क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि बर्नियर्स वर्क वर पब्लिश इन फ्रांस 1672। देखो यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि फ्रांस में बर्नियर की जो बुक थी वो 1670 से 1671 तक पब्लिश हुई, ठीक है, इनके बीच में पब्लिश हुई। ही ट्रांसलेटेड इनटू, न सिर्फ बर्नियर की बुक एक लैंग्वेज में थी बल्कि बहुत सारी लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया गया। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको पब्लिश किया गया, इंग्लिश में, डच में, जर्मन में एंड इटालियन विद द नेक्स्ट 5 ईयर। और जब ये 1670 से 71 के बीच में जब ये इसको पब्लिश किया गया तो इंग्लिश, डच, जर्मन और इटालियन लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करके अलग अलग इसकी कॉपीज बनाई गई ताकि जो भी जिस भी लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, जो भी रीडर्स को पढ़े वो इसको अच्छे से समझ पाए। क्लियर है। उसके बाद हिज अकाउंट वाज रीप्रिंटेड इन द प्रेस, फिर उसके बाद उसकी जो बुक थी उसको रीप्रिंट किया गया। अब रीजन क्या था, कुछ कमियां रह गई होंगी या उसमें कुछ ऐड ऑन किया होगा, तो इस वजह से फ्रांस में उसको 8 टाइम उसको मॉडिफाई किया गया, ठीक है, रीप्रिंट किया गया बिटवीन द कब से कब तक, 1670 से लेकर 1725, इतने सालों में 8 टाइम इसको रीपब्लिश किया गया। बार बार, एक बार, 2 बार रिपब्लिश करना, फिर उसके बाद फिर से रिपब्लिश करना। एंड बाय द 1684 इट हैड बीन रीप्रिंटेड 3 टाइम्स इन इंग्लिश। और उसके बाद 1684 में इंग्लिश में यानी कि इंग्लैंड में क्या होता है, 3 टाइम इसको रीप्रिंट किया जाता है। तो याद रखना, फ्रांस में 8 बार इसको रीप्रिंट किया गया था, 8 टाइम्स, और इंग्लिश में कब किया गया था, इसको 3 टाइम्स इसको रिपब्लिश किया गया था। His compared to it Arabic Persian account were circulated in the manuscript were not published before 1800। देखो, his compared to it, ठीक है, as compared to it Arabic and the Persian account, ठीक है। अब जो अरेबिक और पर्शियन अकाउंट थे, यानी कि अकाउंट क्या होता है, बुक होती है, ठीक है, अकाउंट किसको बोलते हैं, बुक्स को बोलते हैं। क्लियर। सर्कुलेटेड एज मनुस्क्रिप्ट एंड वर नॉट पब्लिश, और फिर ये बात तक 1800, ठीक है, 1800 सी तक कोई भी ये बुक पब्लिश नहीं की गई, बिफोर 1800, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि बर्नियर्स बुक ट्रेवल द मुगल। अब देखो, हमने यहाँ पर अभी तक 2 बुक के बारे में पढ़ा, ठीक है, कौन कौन सी 2 बुक्स के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा अभी तक कि जो अल-बरूनी की बुक थी, ठीक है, अल-बरूनी की बुक का नाम क्या था, अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी की बुक का नाम क्या था, किताब उल हिंद, ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, किताब उल हिंद, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, ये नंबर 1 है। उसके बाद हमने इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता को पढ़ा, ठीक है, इब्न बतूता, उनकी बुक का नाम क्या था, इब्न बतूता की बुक का नाम था रेहाला, ठीक है, रहला। क्लियर, रहला। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम पढ़ते हैं अपना थर्ड जो हमारे ट्रेवल थे, कौन, फ्रैंकिस बर्नियर, ठीक है, रहला। थर्ड जो है कौन से, बर्नियर, ठीक है, ये रहे, ठीक है। बर्नियर की बुक का नाम क्या था, ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर। तो ये 3 बुक आपको बहुत बहुत अपने दिमाग में रख लेनी है क्योंकि तीनों बुक से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी बुक का नाम क्या था, ट्रैवल्स, ठीक है, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। क्लियर। तो ये आपको 3 बुक्स याद रखनी है, ठीक है, ओके। तो बर्नियर्स बुक ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर हैज डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। तो इसकी जो बुक थी, कौन सी बुक थी,
ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, इसमें बहुत डिटेल में ऑब्जर्वेशन की करके और फिर इसको लिखा गया था। ठीक है, किस चीज को ऑब्जर्व किया था? ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल इंसाइट एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द मुगल, यानी कि बहुत बारीकी से हर चीज को एग्जामाइन किया गया था, देखा गया था और फिर उसके बारे में उसको डिस्क्राइब किया था। खास करके जैसे मुगल कोर्ट्स के बारे में लिखा था, मुगलों का दरबार कैसा था, कौन कौन से मिनिस्टर होते थे, किस तरह से वो अपनी जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो किस तरह से रन करता था, वो सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, उनके रूलर्स के बारे में लिखा है कि रूलर्स की मोनोपोली इतनी ज्यादा थी, वो अभी हम सारी चीजें पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो सारी चीजों को उसने अपनी बुक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में डिस्क्राइब किया हुआ है। आफ्टर दैट ही कंपेयर्ड द मुगल इंडिया विद द कंटेम्पररी यूरोप। फिर जो मुगल एम्परर इंडिया में जो रूल कर रहे थे ना, उसको कंपेयर किया, किससे? उसको कंपेयर किया जो कंटेम्पररी यूरोप। कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है? समकालीन। ठीक है, अब जैसे आप क्लास 12th में हो तो आपके पैरेलल में किसी दूसरे स्कूल में कोई और बच्चा पढ़ रहा होगा जो कि आपका दोस्त होगा। ठीक है, अब वो क्या हो गया? आपके पैरेलल हो गए, कंटेम्पररी हो गए, समकालीन हो गए। ठीक है, जब आप कभी बड़े हो गए कि हाँ मैंने भी उस साल में 12th की थी, वो मैंने भी उस साल में 12th की थी, तो वो क्या हो जाता है? कंटेम्पररी हो जाता है, यानी कि समकालीन। राइट, यूरोप एंड स्ट्रेस इन द सुपीरियरिटी ऑफ द यूरोप। तो उन्होंने क्या कहा कि किस तरह से यूरोप कितना सुपर है ईस्टर्न साइड से, यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट से। अगर उनका सिस्टम देखे तो इंडिया का सिस्टम बहुत बेकार है और यूरोप का सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने कैसे बताई हैं, ध्यान से देखना। बर्नियर्स, तो हम यहाँ पर देखेंगे द क्वेश्चन ऑफ द लैंड ऑनरशिप, यानी कि लैंड पर, भूमि पर एक तो स्वामित्व होता है, भूमि पर एक जो मोनोपोली होती है, वो किसकी बताई है? मुगल एम्परर्स की बताई गई है, रादर देन किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में। राइट, so Bernier pointed out that the major difference between the मुगल इंडिया, तो मेजर डिफरेंस क्या बताया? मुगल इंडिया एंड द यूरोप। तो इन दोनों में, मुगल इंडिया को और यूरोप को जब वो कंपेयर कर रहा था तो मेजर डिफरेंस क्या बताया? वाज दैट ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द लैंड। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस बताया कि यूरोप में लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट दिया गया है। ठीक है, लोगों के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन मुगल रूल में, जो कि इंडिया में रूल कर रहे थे, तो उस टाइम में लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनको राइट नहीं दिए गए थे। ठीक है, इसीलिए लोग जो है अनविलिंगली, मतलब ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता था उनको। अगर वो, देखो बात ये होती है कि अगर किसी के पास अपनी कोई पर्सनल चीज होती है ना, तो लोग उस पर ज्यादा ध्यान देती हैं। गलत तो नहीं कह रही हूं, आप भी तो यही करते हो। अगर पेन आपका है, ठीक है, वो आपका खुद का है, और अगर किसी दूसरे से लेते हो कि उसको, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, अब कोई भी XYZ चीज हो गई कि जो चीज आपकी खुद की अपनी है उसकी केयर ज्यादा करोगे कंपैरेटिव टू दूसरों की। ठीक है ना, जैसे अब मान लो कि गवर्नमेंट पार्क होता है, पब्लिक पार्क होता है। ठीक है, एक होता है आपका खुद का पार्क है, घर में बहुत सुंदर सा पार्क बना हुआ है। अब वहां पर देखोगे कोई गंदगी तो नहीं फैल रही, कोई पेपर्स तो नहीं पढ़ाई करके उठाकर डस्टबिन में डाल दोगे ना, क्योंकि वो खुद का आपका घर का खुद का है। ठीक है, दूसरा क्या है कि पब्लिक है। ठीक है, वहां पर लोग जो है चिप्स वगैरह खा करके रैपर वगैरह फेंक देते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये कि जो अपनी चीज होती है पर्सनल, तो उस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर लोग ज्यादा एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। तो यही बात बर्नियर ने बताई है कि अगर लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपनी लैंड होती है, तो वो उस पर विलिंगली और इंटरेस्टिंगली काम करेगा जिसके बिहाफ पर उसका प्रोडक्शन अच्छा आता है। अब किसी का खुद का अपना फील्ड है, खुद का अपना खेत है, और वो उसमें जो है वो खेती बाड़ी कर रहा है। ठीक है, अब वो खेती बाड़ी कर रहा है, उसको पता है कि ये जो जितना भी प्रोडक्शन आएगा वो सारा मेरा है, मैं इसको सेल करूंगा तो अच्छे पैसे मेरे पास आएंगे, जितनी अच्छी मैं प्रोडक्शन दूंगा उतने अच्छे मेरे पास पैसे आएंगे। ठीक है, इसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। प्राइवेट बिजनेस में लगा लीजिए कि अगर किसी के अंडर में जॉब करते हैं, तो वो जॉब कर रहे हैं, उसको मंथली सैलरी मिलती है। ठीक है, अगर वो खुद का अपना बिजनेस है तो बिजनेस को जितना आगे वो बढ़ाना चाहेगा, कड़ी मेहनत करेगा, उसके लिए नई नई स्ट्रेटजीज को अपनाएगा। ठीक है, तो यही बात बर्नियर ने बताई कि किस तरह से इंडियन मुगल रूल जब चल रहा था इंडिया में, तो लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, लैक ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट इट इज गुड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी बोथ द स्टेट एंड इट्स पीपल। और ये अच्छा होगा कि अगर लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो लोग मन से उसमें काम करेंगे, मन से काम करेंगे तो मेहनत ज्यादा करेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा आएगा, इससे स्टेट का भी और पर्टिकुलर पर्सन का भी फायदा होगा। ठीक है, लेकिन ये बात यूरोप में लागू होती है, ना कि इंडिया में। डिसएडवांटेज ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द लैंड सिस्टम इन इंडिया। अब इसके डिसएडवांटेज बताएं।
ठीक है। तो डिसएडवांटेज इसमें क्या बताया कि मैंने भी बताया ना कि लोगों के पास अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो वो उसका ध्यान अच्छे से रखेंगे, ठीक है, उस पर विलिंगली काम करेंगे, इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे, और नहीं होगा तो जबरदस्ती किसी को, ठीक है, सुबह से शाम तक अपना यही तो करना है कि सैलरी मिल रही है, सुबह से शाम तक अपना काम किया, वापस अपने घर चले गए। तो लोग धीरे धीरे, लोगों का इंटरेस्ट क्यों कम होता जा रहा था? क्योंकि लोग जितनी मेहनत करते थे, रूलर या स्टेट उनको उतना मेहताना नहीं देता था, उतना उनको आउटपुट नहीं मिलता था जितना वो इनपुट डालते थे उसमें, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। क्लियर? This discouraged the landowner to invest the maintenance and the expansion of the production, right? और ना ही इतना ज्यादा ध्यान देते थे कि भाई ठीक है, उनको लैंड प्रोवाइड कर दे कि तुम्हें इस पर खेती बाड़ी करनी है, ठीक है, और ना ही इतना इरिगेशन के रिसोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे उनको देते थे। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लेक होने की वजह से, कमी की वजह से भी लोग जो है कि जब गवर्नमेंट ही ध्यान नहीं दे रही है हम पर, तो हम कहाँ तक एफर्ट करते रहे? तो जितने अच्छी टेक्नोलॉजीज को वो यूज करेंगे, सीड्स हो गए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है, इरिगेशन के रिसोर्सेज वो ज्यादा ज्यादा अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करेंगे, तब जाकर अच्छी उसमें प्रोडक्शन होगी ना एग्रीकल्चर में। तो द एब्सेंस ऑफ द प्राइवेट property in the land prevented in the emergence of the class landlord who focus on the improving their land in the western Europe। लेकिन वेस्टर्न यूरोप में इस चीज पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए वहां पर प्रोडक्शन अच्छी होती है, ठीक है, और लोग भी खुश होते हैं इसको देख करके कि भाई उनके पास भी पैसा हो रहा है, गवर्नमेंट के पास भी आता है। ट्रूथ अबाउट द लैंड, ट्रूथ अबाउट द ऑनरशिप ऑफ लैंड, ठीक है, सच्चाई क्या है इसकी कि अकॉर्डिंग टू द बर्नियर इन द क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड, लैंड होल्डर कुड नॉट बी। जैसे देखो अभी मैंने क्या कहा कि मुगल रूलर्स ने किसी को लैंड ग्रांट कर दी कि तुम्हें जो है यहाँ पर खेतीबाड़ी करनी है, तुम्हारा भी काम चलता रहेगा, ठीक है, तुम भी भूखे नहीं मरोगे, और इस तरीके से अगर तुम खेतीबाड़ी करोगे तो इससे स्टेट का भी फायदा होगा और तुम्हारा भी फायदा होगा। तो लैंड तो प्रोवाइड कर दी, ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसने पूरे लाइफ टाइम अपनी, किसी पर्सन ने लाइफ भर अपनी उस लैंड पर खेती की है, ठीक है, उस जमीन पर खेती की है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती थी, तो उस लैंड को उसके चिल्ड्रन में उसको ट्रांसफर नहीं किया जाता था। तो वो बच्चों के लिए ना एक तरह से, जैसे फादर के पास जो लैंड होती है, प्रॉपर्टी होती है, तो वो उनके बच्चों की हो जाती है उनकी डेथ के बाद में। लेकिन यहाँ पर अगर स्टेट ने कोई लैंड उनको दी हुई थी, तो अगर कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन को, फार्मर को वो लैंड दी हुई थी, तो उसकी डेथ के बाद वो लैंड उसके बच्चों को नहीं दी जाएगी, उसे वापस ले लेते थे, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है, द एब्सेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड प्रिवेंटेड द इमर्जेंस ऑफ द क्लास, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। बर्नियर्स व्यूज ऑन द पेजेंट्री, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको ध्यान से देखना। पेजेंट्री के मामले में बर्नियर के क्या व्यूज थे? बर्नियर डिस्क्राइब द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स इन द ट्रेवलर्स अकाउंट। बर्नियर ने अपने जो है, जब तक वो इंडिया रहा, तो क्या एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से पीजेंट्स को, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पर, अ लिटिल फर्टाइल लैंड वाज अनटिल्ड, ठीक है, अनटिल्ड का मतलब होता है जो वेस्ट होती है, ठीक है, जिस पर खेतीबाड़ी नहीं की गई है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लेबर्स। बहुत सारे मुगल पीरियड में ऐसी बहुत सारा एरिया जो था वो अनकल्टिवेटेड था, अनटिल्टेड था, लोग उस पर खेतीबाड़ी नहीं करते थे। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन सिर्फ एक था, क्योंकि देखो लैंड तो ठीक है उनको दे दी जाती थी, लेकिन ना तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती थी और ना ही वो लोगों को इतना ज्यादा पैसा देते थे, उनकी जो है उनके मेहनत के हिसाब से उनको ना ही इतना अच्छा पैसा देते थे, ना उनको इतनी अच्छी, कोई भी मेहताना हो गया या कुछ भी उनको अनाज हो गया, कितने परसेंट उनको दे दिया। तो कहने का मतलब ये कि क्यों लोग उस पर विलिंगली काम करेंगे, जब सारा का सारा पूरा का पूरा प्रॉफिट, यानी कि 70-80% प्रॉफिट अगर स्टेट ले रहा है या फिर रूलर के एजेंट लेकर जाते हैं, तो 20-30% में उस फार्मर का क्या होगा जिसने अपना पूरा का पूरा खून पसीना उसमें लगा दिया है। तो लोगों ने कहा कि इससे बेटर है कि अपना कोई छोटा मोटा काम वैसे ही कर देंगे। तो वो लैंड जो थी इस तरह से बहुत सारी खाली पड़ी हुई थी, कोई तैयार ही नहीं था उस पर काम करने के लिए। तो कहने का मतलब ये कि लोग अनविलिंगली, ठीक है, अब जिसको बहुत ज्यादा मजबूरी होगी, ठीक है, वो काम करेगा, लेकिन अगर ठीक है किसी ने सोचा हुआ कि मैं इससे बेटर तो छोटा मोटा काम कर लूंगा, तो इतना अर्न तो मैं वहां से भी कर सकता हूं, इसलिए वो बहुत सारा एरिया खाली पड़ा हुआ था। व्हेन द पुअर पीपल कुड नॉट मीट द डिमांड, जब गरीब लोगों की डिमांड ही नहीं मानी जाएगी, अगर गरीब लोग डिमांड कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे इरिगेशन के रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कीजिए, फर्टिलाइजर्स हमें प्रोवाइड कीजिए, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वो अपने स्टेट गवर्नमेंट से, जो वो अपने रूलर से पाना चाहती हैं, लेकिन रूलर ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जो रूलर के एजेंट थे उन्होंने बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो वो क्यों इंटरेस्ट लेंगे किसी को काम करने में, ठीक है। सो क्रूल एंड द ग्रेडी, तो ये जो इनके जो लॉर्ड्स होते थे, इनके एजेंट होते थे, बहुत ज्यादा क्रूल होते थे, मतलब
डंडे मार करके, कोड़े लगा करके उनसे जबरदस्ती उनसे काम करवाते थे। तो भाई पिटने से तो बेटर है कि हम इस पर लैंड पर कल्टीवेशन ही ना करें, ठीक है, इससे बेटर है कि हम छोटा मोटा काम ही कर लें। सो दे आर नॉट ओनली डिप्राइव ऑफ द मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड बट देयर चिल्ड्रन आर कैरिड अवे एज अ स्लेव, ठीक है। अब वो काम करने के लिए तैयार नहीं हुए, फिर क्या होता था, दूसरा रास्ता क्या निकाला, साथ में दूसरा रास्ता ये निकाला, जो उनके बच्चे होते थे फिर उनको नौकर बना के अपने वहां खेतों में काम कराते थे या अपने घरों में काम कराते थे। तो इस तरह से पीजेंट्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। Thus the peasantry is drove to the despair by the cruelty and ultimately they abandoned the country। इस तरीके से लोगों पर, फार्मर्स पर जो अत्याचार किए जाते थे, तो लोगों ने धीरे धीरे यहाँ से जो है वो साइड होना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से स्टेट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। अब मर्चेंट्स एंड द अदर प्रोफेशनल्स इन टाउन, राइट। तो मर्चेंट्स कौन होते हैं, व्यापारी होते हैं, ठीक है। अदर प्रोफेशनल यानी कि और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो अलग अलग स्किल्ड पर्सन होते हैं अलग अलग फील्ड में। तो बात की गई है कि मर्चेंट्स एंड द अदर प्रोफेशनल्स इन द टाउन, तो मर्चेंट्स हैड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, ठीक है। हमें भी पता है कि जो मर्चेंट्स होते हैं यानी कि जो एक काम को अलग अलग लोगों से करवाते हैं, ठीक है। तो वही काम मर्चेंट कौन होते हैं, व्यापारी होते हैं। अब वो व्यापारी क्या करेगा कि मान लीजिए एक उसको शर्ट बनानी है, ठीक है। अब वो शर्ट बनाने के लिए पहले तो मशीनें तो थी नहीं, तो वो क्या करेगा, शर्ट बनाने के लिए पहले फार्मर से कॉटन लेगा, फिर वो कॉटन बॉल्स लेकर के किसी दूसरे के पर्सन के पास जाएगा कि भाई तुम्हें इसको कॉटन बॉल्स को में से कॉटन को वो करना है, निकालना है, उसको स्पिन करना है, ठीक है। वो स्पिन करने के बाद फिर किसी दूसरे थर्ड पर्सन के पास जाएगा, राइट। तो पहले पर्सन के पास गया, फार्मर के पास गया, यहाँ से कॉटन लेकर आया, कॉटन लेकर के फिर वो दूसरे के पर्सन के पास जाता है, वहां से स्पिन करवाता है। उसके बाद वो जो भी उसके पास माल होता है वो थर्ड के पास जाता है कि तुम्हें इससे थ्रेड बनाना है, फिर फोर्थ के पास जाता है, तो फोर्थ के पास थ्रेड बनाकर बोलता है तुम इसका कपड़ा बना दो, फिर कपड़ा बनाता है। फिर उसके बाद फिफ्थ पे जाता है, उसको कलर डाई वगैरह प्रिंट वगैरह करना होता है, तो वो जाता है। उसके बाद टेलर पर जाता है। तो इस तरीके से ना एक शर्ट को बनने में कितने लोगों की पार्टिसिपेशन हुई, तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस बताया गया है, राइट। तो मर्चेंट्स हैड द स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, तो इसी से ही क्या होता था, मार्केट में रोल प्ले किसने किया अल्टीमेटली, तो किसने किया, मर्चेंट्स ने। तो ये अलग अलग पर्सन को काम किसने दिया, मर्चेंट ने। तो वो एक तरह का वो ऐसा इंपॉर्टेंट जरिया हो गया, ठीक है, स्टेट के लिए कि ठीक है मर्चेंट को तो बेनिफिट हो ही रहा है, साथ साथ में स्टेट को भी तो बेनिफिट हो रहा है ना। तो वहां पर मार्केटिंग बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो वो उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन निकालेंगे तो धीरे धीरे स्टेट की इकोनॉमी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इन द वेस्टर्न इंडिया दीज ग्रुप, अब ये जो वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में इनको महाजन कहा जाता है बच्चे, ठीक है। याद रखना, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न इंडिया में ये जो मर्चेंट्स की कम्युनिटी थी इनको क्या कहा जाता है, महाजन कहा जाता है। एंड देयर चीफ एंड द स्टेट, ठीक है, एंड देयर चीफ, और उनके चीफ्स को यानी कि महाजन के चीफ को सेठ कहा जाता है। फिर से सुनो, वेस्टर्न इंडिया में मर्चेंट्स की कम्युनिटी को महाजन कहा जाता है, और महाजन यानी कि बहुत सारे ये हो गए ना, मर्चेंट्स हो गए, ठीक है, मर्चेंट्स हो गए, और इनका एक हेड होगा, ठीक है, इनका एक हेड होगा, उस हेड को क्या कहा जाता है, उस हेड को सेठ कहा जाता है। क्लियर है, उसको क्या कहा जाता है, और इनको क्या कहा जाएगा, मर्चेंट्स, ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा, मर्चेंट्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो बर्नियर्स व्यूज अबाउट द टाउन, ठीक है, बर्नियर ने नगरों के बारे में, इंडियन टाउन्स के बारे में क्या बताया है। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी अबाउट द 15% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन द टाउन। 100% में से ओनली 15%, ठीक है, 15% आउट ऑफ 100%, राइट, यानी कि कितने, 85% तो कहाँ रहेंगे, विलेज एरिया में, ठीक है, ठीक है। तो 80% कहाँ रहेंगे, विलेज एरिया में। बाकी जो 15% है वो कहाँ रहेंगे, टाउन और सिटीज में, ठीक है, कहाँ रहेंगे, टाउन और सिटीज में। क्लियर। उसके बाद क्या बताया है कि ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी तक 15% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन द टाउन। देयर वाज एन एवरेज हायर देन द परसेंटेज। अब देखो इस परसेंटेज से 15% बताया है ना, तो 15% से कहीं ज्यादा यूरोप में, कंटेम्परेरी बताया गया ना कि यूरोप में 15% से कहीं ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं, जितने कम लोग इंडिया में देखे कि इंडिया में 15% ही लोग टाउन में रहते हैं, जबकि यूरोप में 15% से बहुत ज्यादा लोग
टाउन्स में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको फैसिलिटीज मिल रही है, वहां पर उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है काम करने की, ठीक है, तो वहां पर गवर्नमेंट भी उनको अच्छा खासा पैसा दे रही है। तो बर्नियर ने किस तरह से वेस्ट को ईस्ट के साथ कंपेयर किया है, ये पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया है। देयर वाज एन एवरेज हायर देन द परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न यूरोप इन द सेम पीरियड। इसी पीरियड की बात करें, सेम पीरियड की, तो एक तरफ इंडिया की टाउन की परसेंटेज बताई गई है, तो दूसरी तरफ यूरोप की टाउन परसेंटेज बताई गई है कि इंडिया में 15%, तो वहां पर इससे कहीं ज्यादा है। क्लियर? उसके बाद इन स्पाइट ऑफ द बर्नियर डिस्क्राइब द मुगल सिटीज एज द कैंप टाउन। अब ये कैंप टाउन क्या होता है? ये कैंप टाउन होता है द इंपीरियल टाउन, मतलब कि जहां से रूलर को, स्टेट को बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। विच मीन दैट द टाउन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दीज टाउन एग्जिस्टेड एंड द डिपेंडेंट ऑन द इंपेरियल कैंप देयर सर्वाइवल। ये तभी तक ही जिंदा है, ये तभी तक ही वहां पर ग्रो कर पा रहे हैं जब तक इनका कनेक्शन जो है वो इंपेरियल कैंप से है, यानी कि जब तक राजा का संरक्षण इनको मिलता रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब एक तरह से हेल्प उनको मिलती रहेगी, तब तक ही ये सर्वाइव कर रहे हैं, अदरवाइज तो ये कब के गायब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सिटीज बाय द बर्नियर, ठीक है, किस तरह से बर्नियर ने इंडियन सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया है। बर्नियर क्रिटिसाइज द इंडियन सोसाइटी दैट कंसिस्टेड ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड masses of the poor people, यानी कि किस तरह से गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो भी रिच फैमिली के लोग होते थे, किस तरह से पुअर फैमिली को, पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट करते थे। सप्रेस्ड बाय द स्मॉल माइनॉरिटी वेरी रिच एंड द पावरफुल रूलिंग क्लास। अब जो रूलिंग क्लास होगी, फॉर एग्जाम्पल कि कोई मिनिस्टर होगा, ठीक है, जो उसके रूलर के कोर्ट में होगा, तो उसकी स्टेटस, उसकी पोस्ट जो है वो हाई होगी, कि तो वो अपने आप को बहुत, कहते हैं ना कि 30 मार खान समझना, ठीक है, तो उसके पास पैसा भी है, पावर भी है, दिमाग भी है, तो किस तरह से वो लोगों को, गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, जबरदस्ती काम करवाना, नहीं करे तो फिर उनको पनिश करना। ही स्टेटेड दैट देयर वाज अ नो मिडल स्टेट। बर्नियर ने कहा कि देखो, मैंने इतनी सारी कंट्रीज में घुमा, खास करके यूरोप की बात करता है वो, कि यूरोप में किस तरह से सोसाइटी ना कैटेगराइज है, इंडियन सोसाइटी भी थी, लेकिन बर्नियर का कहना है कि इंडिया में या तो रिच होते थे या फिर पुअर होते थे, सिर्फ दो ही कैटेगरी होती थी। रिच बहुत होते थे, पुअर बहुत होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया, ही स्टेटेड दैट देयर वाज अ नो मिडल स्टेट, कोई मिडल स्टेट नहीं था, बीच वाली कैटेगरी तो थी नहीं इसमें। तो इन बिटवीन द पुअरेस्ट एंड द पुअर एंड रिचेस्ट ऑफ द richest there was a no social group और क्लास। मुगल एम्परर किंग वाज, उसने क्या कहा, मुगल एम्परर जो है वो बेगर्स ऑफ बर्बेरियन है, किंग ऑफ बेगर्स एंड बर्बेरियंस, ठीक है, यानी कि भिखारियों का राजा कहकर बोला उसको। किस तरह से तुम लोग किसी से, जैसे वो होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो बैगिंग करवाता है अलग अलग पर्सन से, ठीक है, कि तुम्हें जो है वो शाम को इतने पैसे देंगे, तुम्हें दिन भर भीख मांगनी है, बैगिंग करनी है, ठीक है, वो कलेक्ट करके फिर उनको देते हैं, तो उनका परसेंटेज फिर उनको दे दिया जाता है। तो सेम यही कंपैरिजन किया गया है किसका, मुगल रूलर का, जो इंडिया के रूलर थे, ठीक है, उस टाइम में, तो उनको कंपेयर किया गया, किस तरह से उनको किंग ऑफ बैगर और बर्बेरियन कहा गया है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बर्नियर्स अकाउंट ऑन द इंपेरियल कारखाना। देखो, बर्नियर ने कहा क्या, कारखाना, कारखाना क्या होता है बच्चे, वर्कशॉप होती है ना, कारखाना है ना, तो कारखाना क्या होती है, एक तरह की वर्कशॉप होती है, राइट, वर्कशॉप होती है। अभी वर्कशॉप क्या होती है, देखो, बर्नियर वाज द ओनली हिस्टोरियन हु प्रोवाइडेड अ डिटेल अकाउंट ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंपेरियल कारखाना। सिर्फ एक यही ट्रैवलर ऐसा था जिसने अंदर की चीजों को एग्जीक्यूट किया, मतलब कोर्ट के अंदर, क्योंकि राजा के साथ बहुत ज्यादा क्लोज था ये, ठीक है, और उसने हर चीज को बहुत बारीकी से एग्जामाइन किया, ठीक है, एक्सपीरियंस किया। तब उसने कहा कि ये ओनली एक ऐसा हिस्टोरियन था हु प्रोवाइडेड अ डिटेल अकाउंट ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंपेरियल कारखाना और द वर्कशॉप। ही स्टेटेड दैट द लार्ज हॉल, तो क्या बताया उसने कि एक बड़ा सा हॉल होता था, लार्ज हॉल होता था, उस पर ना बहुत सारे पर्सन काम किया करते थे, ठीक है, बहुत सारे पर्सन काम किया करते थे। और क्या होता था, A large hole were seen at many places called कारखानास, ठीक है, वर्कशॉप और फॉर द आर्टिशन, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी जो काम होता है, फॉर एग्जांपल मूर्ति बनाने का काम हो गया, या फिर शर्ट बनाने का काम हो गया, मतलब मूर्तियां खास करके बनेगी, ठीक है, शर्ट तो मर्चेंट्स का काम हो गया, तो कोई भी ऐसा काम होता था जिसमें बहुत सारे आदमी इसमें एक ही काम में लगे होते थे। ही पॉइंटेड दैट द आर्टिशन केम देयर कारखाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कि मूर्ति बनाने का काम हो रहा है,
ठीक है, मूर्ति बनाने का काम हो रहा है। तो इस मूर्ति बनाने में काफी सारे लोग इंक्लूड होते थे, ठीक है। अब यहाँ पर किसी ने एक रफ जो है वो तैयार कर दिया, स्केच तैयार कर दिया, फिर किसी ने उसको शेप दे दी, ठीक है, मिट्टी की या पत्थर की जो भी होती है, फिर किसी ने उसको फाइनल करने के लिए उसको थोड़ा सा और रब करके या डेकोरेट करके उसको किया, फिर फाइनल टच देने के लिए उसमें जो भी कमियां हो गई। तो कहने का मतलब ये, किसी ने उस पर रंग रोगन का काम किया, कि उसमें कलर फिलिंग का काम किया, किसी ने आईज बनाने का काम, किसी ने कुछ बनाने का। तो कहने का मतलब ये कि काफी सारे लोग उसमें इंक्लूड होते थे। ही पॉइंटेड आउट आर्टिशन केम टू देयर कारखानास एवरी मॉर्निंग। उसने पॉइंट किया कि लोग आते थे कारखाना में, सुबह आते थे और शाम को काम करके चले जाते थे। उनमें कोई ना इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा था। जो चीज उसने ऑब्जर्व करी कि उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा था। सुबह आए अपना और शाम को काम करके चले गए। इंटरेस्ट का ना होने का रीजन क्या था? इंटरेस्ट ना होने का रीजन ये था कि रूलर की तरफ से, स्टेट की तरफ से उनको वही सेम प्रॉब्लम है कि उनको उनकी मेहनत के हिसाब से उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, ठीक है। सो एंड रिमेन द एम्प्लॉयड द होल डे एंड रिटर्न टू होम इन द इवनिंग। शाम को घर चले जाते थे, ठीक है। इसमें क्या बताया गया? इन्फ्लुएंस ऑफ द बर्नियर अकाउंट एंड देयर स्कॉलर्स। इसमें क्या बताया गया है कि इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना, बर्नियर्स अकाउंट ऑन द अदर स्कॉलर्स, कि किस तरह से बर्नियर ने अपनी बुक में, ठीक है, ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर में हर एक चीज को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया। तो उनकी बुक से इन्फ्लुएंस होकर बाकी के ट्रैवलर ने क्या क्या बताया, ये यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बर्नियर से निकल करके, फ्रैंकिस बर्नियर से निकल के हम थोड़ा बहुत अब अदर रूलर्स के बारे में बात करते हैं। रूलर्स नहीं, अदर ट्रैवलर्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने बर्नियर को सपोर्ट किया या उनको क्रिटिसाइज किया, वो सारा हम देखेंगे। Bernier described that the about of the Indian subcontinent influenced the Western theorist from the 18th century onward. ठीक है, these theorists were, अब काफी सारे थियोरिस्ट से, ठीक है, जो कि बर्नियर की बुक से काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, बर्नियर के काम से काफी प्रभावित होते हैं। उनमें एक था मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। एक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू एक फ्रेंच फिलोसफर थे, जबकि फ्रेंच के ही कौन थे? ट्रैवलर बर्नियर था। तो ये बर्नियर से बहुत प्रभावित होते हैं। यूज द बर्नियर्स अकाउंट टू डेवलप, इन्होंने बर्नियर्स के अकाउंट को यूज किया, मतलब बुक से आइडिया लिया, ठीक है। डेवलप द आइडिया ऑफ द ओरिएंटल डेस्पोटिज्म व्हिच मींस द रूलर ऑफ एशिया। अब इसने क्या किया कि आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, ये वाला आइडिया उसकी बुक से, बर्नियर की बुक से ये लिया। इसका मतलब होता है व्हिच मींस रूलर ऑफ एशिया, ठीक है, द ओरिएंटेड ऑफ द ईस्ट एंजॉय द एब्सोल्यूट, मतलब कि जो एक्चुअल में इंडिया का रूलर था वो एब्सोल्यूट क्या था? एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी। सब उससे नीचे थे, सुप्रीम अथॉरिटी वही थी। एक बार उसने जो चीज पास कर दी, जो चीज उसने बैन कर दी, ठीक है। जो चीज उसको अच्छी नहीं लगेगी, क्लियर। तो इस तरीके से जो एक कहते हैं ना कि सुप्रीम अथॉरिटी, तो वो रूलर को बताया है, क्लियर। एंड देयर सब्जेक्ट, तो ये आइडिया मॉन्टेस्क्यू को कहां से पता चला? ये बर्नियर की बुक से पता चला। दे वर सरप्राइज्ड एंड केप्ट द पुअर्टी एंड मेकिंग ऑल अंडर द ऑनरशिप ऑफ लैंड, ठीक है, ऑनरशिप ऑफ द किंग। उसने कहा कि सारी चीजों का, हर चीज का मालिक जो है वो किंग होता था। सारे काम, सारी चीजें उसके अंडर में होती थी। अब नेक्स्ट आता है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स बर्नियर्स आइडिया दैट द कंसेप्ट ऑफ द एस्थेटिक मोड ऑफ द प्रोडक्शन इन द 19th सेंचुरी। तो कार्ल मार्क्स उनके एस्थेटिक प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा जो उसने डिस्क्राइब किया प्रभावित होता है। किस तरह से प्रेजेंट के बारे में व्यूज देते हैं, ठीक है, किस तरह से लैंड ओनरशिप के बारे में उनके व्यूज थे, वो सारी चीजें पढ़ करके। और ये जो था कौन? कार्ल मार्क्स, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स बिफोर द कॉलोनिज्म, मतलब कहने का कि कॉलोनिज्म पीरियड स्टार्ट होने से पहले, इंडिया में जब अंग्रेज आए थे तो उनसे पहले इंडिया में जो था, देखो, कॉलोनिज्म सरप्लस वाज एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, ठीक है। सरप्लस का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा अधिक होना, ठीक है, बहुत ज्यादा होना। एंड इन इंडिया अदर द एशियन कंट्रीज, ठीक है, इंडिया में ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी, ठीक है, लेकिन ना सही तरीके से इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। अब ये यूटिलाइजेशन कैसे होगा या इस पर कमांड कैसे रखी जाएगी, ये तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही सारा कुछ होगा। नेक्स्ट आता है कि रियलिटी ऑफ द रूलर सोसाइटी। रूलर सोसाइटी की रियलिटी क्या थी, ठीक है। रूलर सोसाइटी का मतलब होता है विलेज, ठीक है, जो कंट्री साइड वाला पार्ट था, ठीक है, यानी कि जो गांव वाला देहाती इलाका था, उसकी बात हो रही है कि द पिक्चर डिपिक्टेड बाय द वेस्टर्न थिंकर्स अबाउट द सब कॉन्टिनेंट रूलर सोसाइटी वाज नॉट रियल, ठीक है।
डिपिक्टेड अ पिक्चर बाय द वेस्टर्न थिंकर्स। देखो अब ये जो जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स थे, ठीक है, जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताया कि रूरल सोसाइटी ऐसे थी, वो रियल पिक्चर नहीं उन्होंने बताई है। एक्चुअल में जो रियल पिक्चर थी वो क्या थी कि रूरल सोसाइटी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंसिडरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस ड्यूरिंग द 16 एंड द 17th सेंचुरी। तो वहां पर किस तरह से गांव की सोसाइटी में ना डिवाइडेड था रूरल सोसाइटी, ठीक है। अब जैसे क्या कहा कि पूरा का पूरा गांव है, अब उसमें गांव में जमींदार भी रहते हैं, ठीक है, जो लैंडलेस पीपल होते हैं वो भी रहते हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन रहती है वो भी रहते हैं, उनको कैटेगराइज किया गया। अब उस कैटेगरी में जैसे मान लो जमींदार है तो जमींदार के पास लैंड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब वो जमींदार क्या करेगा, खुद तो जाकर के काम नहीं करेगा ना, वो लेबर्स को हायर करेगा, फिर उसके बाद उनको जो भी उनका जो होता है एफर्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी उनको देना होता है, पैसा या फिर अनाज देना होता है। तो ये बहुत ज्यादा सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द ये देखा गया 16 और 17 सेंचुरी में कि किस तरह से रूरल सोसाइटी कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, राइट। वन हैंड अदर वर द बिग जमींदार। तो ये अभी मैंने बताया ना कि एक तरफ तो क्या थे, बड़े बड़े जमींदार थे विद द सुपीरियर राइट, जिनको बहुत राइट दिए गए थे, बहुत ही उनको ऊंचा समझा जाता था, ठीक है। मतलब गांव का एक तरह से मुखिया होता था, उसने जो एक बार डिसीजन ले लिया, ठीक है, पंचायत वगैरह का भी देखभाल वही करता था। तो कहने का मतलब ये जो सुप्रीम अथॉरिटी थी रूरल सोसाइटी की, वो कौन थे, जमींदार थे। एंड ऑन द अदर हैंड दे वर अनटचेबल्स एंड द लैंडलेस पीपल। तो दूसरी तरफ कौन थे, मैंने कहा ना दूसरी तरफ बहुत ज्यादा गरीब थे, पुअर थे, लैंडलेस पीपल थे। तो किस तरह से वो जो जमींदार वाला जो पार्ट है किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है, रिच जो पीपल थे किस तरह से पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट करती हैं, वो बताया है। Between them there was a big peasant who used the higher labor and engaging in the commodity production and the smaller peasant who could barely produce their livelihood। क्या करते बेचारे, काम तो करना ही था, पेट तो पालना ही था। किस तरह से वो एक्सप्लोटेशन होती है वो सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अदर यूरोपियन ट्रेवलर्स में। अब दूसरी बात करते हैं, फिर इसमें क्या बताया गया है, राइट। तो इसमें बताया गया है कि आफ्टर द पोर्तुगीज, इंडिया में जब पोर्तुगीज आते हैं, देखो हमें भी पता है कि इंडिया में काफी सारी यूरोपियन कंपनी का एडवेंट होता है, ठीक है। तो एडवेंट कौन कौन से थे, मतलब किन किन कंपनी का एडवेंट होता है, कौन कौन सी कंपनीज आती है इंडिया के अंदर जो आकर के व्यापार करती हैं। पोर्तुगीज आते हैं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा ना, पीडीएफ, है ना, कि मैडम ये पीडीएफ नहीं मिली, वो पीडीएफ नहीं मिली। तो बस आपको यूरोपियन कंपनी का एडवेंट जो है कि कौन कौन सी कंपनी आई, पीडीईएफ याद रखना, पीडीईएफ, ठीक है। मतलब कि पोर्तुगीज आए, डच आए, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है। इस तरीके से याद रख लीजिएगा। तो आफ्टर द पोर्तुगीज अराइव्ड इन इंडिया, तो पोर्तुगीज में बताया गया पोर्तुगीज के आने के बाद, ठीक है, 1500 की बात है। A number of the European scholar wrote detailed account regarding the Indian custom। तो पोर्तुगीज के आने के बाद अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जानने के लिए काफी सारे लोग इसमें इंटरेस्ट रखने लगे और पोर्तुगीज ने भी अपनी बुक्स वगैरह लिखनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से नंबर ऑफ यूरोपियन स्कॉलर रोड डिटेल अकाउंट रिगार्डिंग द इंडियन कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। किस तरह से उन्होंने इंडियन कस्टम को और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, यानी कि किस तरह के धर्म के लोग रहते हैं और वो अपनी किस तरह से एक्टिविटी करते हैं, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, राइट। उसके बाद अ फ्यू ऑफ देम जोसेट रॉबर्टो नोबिली ट्रांसलेटेड, ठीक है, उनमें से कुछ का बताया है, जैसे कि एक नाम बताया है पोर्तुगीज ट्रैवलर का, ठीक है। तो ये कौन थे, जोसेट, जिनका नाम था जोसेट रोबर्टो नोबिली, ठीक है, ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेज। इसने क्या किया, इंडियन जो टेक्स्ट बुक थी उसने यूरोपियन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया, ठीक है, ज्यादा ज्यादा यूरोप के लोग उसको पढ़ सकें, राइट। सो एक आता है डॉर्ते बरबोसा, was the best known among the Portuguese writer। एक सबसे ज्यादा जो नाम जिसका लिया जाता है वो है डॉर्ते बरबोसा। ये पोर्तुगीज राइटर के दी बेस्ट राइटर माने गए हैं, ठीक है। तो ही रोट, उन्होंने क्या लिखा ऐसा जिसकी वजह से उनको बेस्ट कहा गया, ही रोट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द ट्रेड एंड सोसाइटी इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया से बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि साउथ इंडिया एक तो कोस्टल एरिया था, है ना, समुद्र के बहुत ज्यादा पास था, तो वहां पर कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होता था कि दूर दूर के देशों के साथ किस तरह से ट्रेडिंग रिलेशन बनाते थे। तो वो पार्ट अभी तक किसी ने नहीं बताया था जो कि इन्होंने बताया, ठीक है। इंडियन साउथ इंडिया के जो ट्रेडिंग वो होते हैं, रिलेशंस होते हैं, ठीक है, अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड द सोसाइटी, किस तरह से वो व्यापार, ठीक है, और सोसाइटी यानी कि सामाजिक तौर पर उन्होंने उसको डिफाइन किया है। द फ्रेंच ज्वेलर, ये कौन थे,
ज्वेलर की बात हो रही है, मतलब एक जौहरी जिसको बोलते हैं ना, तो जौहरी भी क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वही जो भी हीरे जवाहरात जो भी लेने होते हैं तो वो ले जाने का काम करते हैं, तो ये भी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो द फ्रेंच ट्रेवलर जीन बेप्स्टाइट ट्रेवेनियर वॉज फेमस हु ट्रेवल इन इंडिया। कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ वो ट्रेवलर कौन सा है जो पेशे से एक जौहरी था। तो अगर पूछा जाता है फिजिशियन कौन था तो फ्रैंकिस बर्नियर कर दोगे। जो पेशे से मतलब प्रोफेशनली कोई जौहरी था या कोई ज्वेलर था तो उसका नाम बताना है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जीन बेप्स्टाइट ट्रेवेनियर, राइट। तो हु ट्रेवल ऑन इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस ट्रेवलर का नाम बताओ जो कि इंडिया में 6 टाइम इंडिया आता है इसी तरह की ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ये जो है ट्रेवेनियर है, अब साउथ इंडिया में आप देखोगे कि साउथ इंडिया में जब हम 7 चैप्टर पढ़ेंगे द इंपीरियल सिटी ऑफ विजयनगर, राइट, वहां पर किस तरह से कम्युनिकेशन होता है अदर कंट्री के साथ में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही लोकल एरिया में ही इंडिया के स्टेट से के ही किन किन स्टेट्स के साथ में इनके ट्रेडिंग रिलेशन थे, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, ये है पोर्तुगीज ट्रेवलर्स और ये है डॉर्टे बरबोसा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर यूरोपियन ट्रेवलर्स की। तो अदर यूरोपियन ट्रेवलर्स हम बात करेंगे, ही वॉज स्पेशली फैसिनेटेड विद द ट्रेडिंग कंडीशन इन इंडिया एज कंपेयर्ड इंडिया टू ईरान एंड ट्रेड द ऑटोमन एम्पायर। देखो ही वॉज स्पेशली फैसिनेटेड, कौन, बरबोसा, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। ये कौन थे, लास्ट वाले रूलर कौन थे, सॉरी लास्ट वाले ट्रेवेनियर। तो ट्रेवेनियर के बारे में बताया गया है कि ट्रेवेनियर वाज स्पेशली फैसिनेटेड विद द ट्रेडिंग कंडीशन इन इंडिया एज कंपेयर इंडिया टू, और इन्होंने इंडिया के ट्रेडिंग को कंपेयर किया है किसके साथ में, ईरान एंड द ऑटोमन एम्पायर, यानी कि बताया है कि इंडिया के रिलेशन, ट्रेडिंग रिलेशन इनके साथ भी थे। सम ट्रेवलर लाइक द इटालियन डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर तो वो भी थे लेकिन वो फ्रांस के थे, और ये कौन है, इटली के डॉक्टर थे जिनका नाम था मुनक्की, सेटल डाउन इन इंडिया, नेवर रिटर्न टू यूरोप। वो इंडिया आया, कौन, मुनक्की, ठीक है, ये मुनक्की है, इसके बाद वो कभी वापस अपने यूरोप नहीं गया। इंडिया इतना अच्छा लगा इनको, ठीक है, कि ये वापस अपने यूरोप में गया ही नहीं और यहीं पर इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट और इंडिया इज द बेस्ट, है ना। चलिए, तो आई होप ये था आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है, जिसको आपने बहुत अच्छे से समझा। हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, और यही समझ आपके अप्लाई करनी है आपको अपने एग्जाम्स में, ठीक है। और जितने एग्जाम ने अपनी आप अंडरस्टैंडिंग लगाओगे, अंडरस्टैंड करके हर टॉपिक को जो आंसर दोगे, वहीं से ही आपका स्कोर डिसाइड होगा कि कितना अच्छा स्कोर आपका आया। अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, अच्छा स्कोर आया। तो अच्छा स्कोर पाने के लिए, अच्छी रिवीजन करने के लिए, अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए अड्डा 24/7 लेकर आए आप लोगों के लिए ये समर्थ बैच। काफ़ी सारे बच्चे इसमें इनरोल हो चुके हैं। बच्चे देरी मत करो, क्योंकि बाद में फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो 70% तो आपका बोर्ड एग्जाम में यहीं कवर हो जाना है, आपका CUT का सिलेबस, ठीक है। तो इसलिए बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि पूरा 100% आप उसमें CUT में कवर करोगे, वो भी थोड़े से दिन मिलेंगे आपको, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम खत्म होगा, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, और उसके बाद आपका मई में CUT का एग्जाम हो जाएगा। तो इससे पहले अपनी सारी प्रिपरेशन कर चुके होते हैं, सारी अपनी प्रैक्टिस कर लो, सारी अपनी रिवीजन कर लो। लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कब, जब आप एनरोल करोगे हमारे समर्थ बैच में, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्लासेस दी जाती हैं, साथ में DPPs दी जाती हैं। हर क्वेश्चन के, हर चैप्टर के जो है कंप्लीट होने के बाद आपको एक जो है टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग देखनी होती है कि कितना आपने कंसेप्ट को क्लियर किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके ई-बुक्स हो गई, फिर प्रैक्टिस सेट हो गए, PDFs हो गई, डेली रिकॉर्डिंग लाइव सेशन होंगे, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें मिलने वाली हैं, ठीक है। समर्थ बैच में जल्दी से जाकर इसको ज्वाइन कीजिएगा। हाँ, अगर आपको इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाना है, ठीक है, तो आप कोड यूज कर सकते हैं, कूपन कोड। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रही होगी कि मैडम इसको परचेज कैसे करना है। तो परचेज करने से पहले, सबसे पहले मैं सभी बच्चे जो भी चैनल पर नए हैं, तो नए वाले बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या कोई भी जानकारी आपको लेनी है, क्वेरी है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में और लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि किस तरह से इसको परचेज करना है। बहुत ही जो है वो
लो प्राइस पर आपको दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से डाउनलोड कर लो, क्योंकि एप्लीकेशन पर ही आपकी क्लासेस होंगी। अगर आप जाकर डायरेक्ट गूगल पे भी टाइप कर सकते हो अड्डा 24/7, जैसे आपने टाइप किया वैसे ही आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर आ रहा है आपका ऑल कोर्सेज, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे क्लियर, फिर यहाँ पर आपका आ रहा है ना स्कूल K-12, ठीक है। तो आप स्कूल में हो तो आपको करना है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये आगे आपका साइंस का है, कॉमर्स का है और आर्ट्स का है। अपने फ्रेंड्स को भी आप बता देना कि आपको जो उनकी स्ट्रीम है तो उनके हिसाब से कोर्स को परचेज कर लें। आप आर्ट्स के हो तो आप आर्ट्स पे कोर्स पे कर सकते हो। अब ये देखो कितने का है, ये 2549 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बाय नाउ करेंगे। जैसे हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछेगा Y489, ये कूपन कोड लगाना है, अप्लाई कर देना है। और ये कोर्स कितने का रह गया, सिर्फ और सिर्फ 2489 का। वैलिडिटी कितने की है, वैलिडिटी यहाँ पर आप देख रहे हो ना, वैलिडिटी ये है आपकी पूरी 12 मंथ की, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन भी लगाते हो तो ये 12 मंथ में कितना पैसा दोगे बच्चे, एवरेज लगा लो। यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, जो आपके मेन सब्जेक्ट है। जीटी इंग्लिश वो आपके सीयूटी में, चाहो तो आप सीयूटी का कोर्स भी परचेज कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन ये क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो बोर्ड एग्जाम पहले है, सीयूटी बाद में है। तो पहले अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से फोड़ो ना तुम, ठीक है। तो यहाँ पर इतना लो प्राइस पर आपके लिए ये रखा गया है, और इस पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप कूपन कोड अप्लाई करोगे Y489। इस कूपन कोड को याद रख लो, इसको अप्लाई करोगे तभी जाकर के आपको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज तो फिर फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। बच्चा जितना देरी करोगे उतना ही ज्यादा आपको बाद में प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सवाल है हमें टॉप करने का। चाहे वो स्कूल में टॉप करो, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनो, बहुत अच्छी बात है, स्टेट टॉपर बनो, बहुत अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। तो ये टाइम ऐसा है जिस पर आप भी प्राउड करने वाला मोमेंट लेकर आओ, ठीक है। मोमेंट लेकर आओ, अपने पेरेंट्स को भी वो मोमेंट ला कर दो जिसकी वो सपना देख रहे हैं कि काश हमारा बच्चा जो है वो टॉपर बने। और टॉपर कैसे बन सकते हो, पैसे मत देखो यार, पैसे मत देखो। ये 2489 इतने में तो तुम जाओगे ना, इतने में तो तुम 2-3 आइसक्रीम भी खा लोगे, किसी अगर बहुत अच्छे से आइसक्रीम पार्लर में गए तो, है ना। तो ये तो आपके स्टडी से रिलेटेड है ना, ये तो कहीं ना कहीं आपके करियर से, आपके फ्यूचर से रिलेट कर रहा है। तो बच्चे अपने फ्यूचर पर खुद ही तो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, और वो भी इतने कम प्राइस पर। तो जल्दी से जाइए, अपना और मम्मी पापा का, आपके पेरेंट्स का ड्रीम पूरा कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।